जेल में आने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, एक हैबिचुअल ऑफेंडर। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके लिए जेल एक घर है, आना जाना। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि किसी की आज बेल हुई है, एक हफ्ते बाद वो दोबारा आ जाता है। दूसरा, जैसा आपने कहा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थोड़ा घबराता है, जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं सिल्वर स्क्रीन पे कि जेल के अंदर की दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी, वहाँ दूसरे कैदी परेशान करेंगे, मारेंगे। उसी टाइम पर मैंने बॉलीवुड के स्टार हमारे मिस्टर साहिल खान के साथ गलती एक सॉन्ग किया, काफ़ी अच्छा। उसके बाद इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर मैंने शो किया विदु जामवाल और अक्षय कुमार के साथ। अभी भी मैं एक शो कर रहा हूँ प्रिंस नरूला और राहुल देव जी के साथ। 3 फिल्म्स मैंने की, शॉर्ट फिल्म MX प्लेयर पर आप देख सकते हैं। उनसे मुझे बहुत अच्छा पुश मिला। 2 बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स की, एक मुंबई की मर्डर मिस्ट्री क्राइम स्टोरी, एक मुजफ्फरपुर रेप केस नफीसा। देखिए, स्टेरॉइड की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से बैंड है और इसका सेवन ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन हाँ, एक ये बिटर ट्रूथ है, आपको जब कॉम्पिटिशन्स करने हैं, गेम्स करने हैं, तो आपको एक साइकिल पर जाना होगा। लेकिन एडवाइजेबल ये है कि आप प्रॉपर मेडिकल सुविधा अपने साथ रखें, पूरा प्रिस्क्रिप्शन रखें और अच्छी ब्रांड्स को यूज करें। और पहली कोशिश रखें कि अगर आप नेचुरल वे में जा सकते हैं तो आप आगे बढ़ें। अब तक आपने रियल लाइफ के सिंघम को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे उस रियल लाइफ के सिंघम से जो इस वक्त देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी और सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल में बतौर जेलर के तौर पर कार्यरत हैं। हम बात कर रहे हैं दीपक शर्मा की, जो कि जेलर हैं और दिल्ली की अलग अलग जेलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक शर्मा जी आपका। शुक्रिया नरेश जी, आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बस सबसे पहला सवाल मेरा ये आपसे कि कैसे आपका आना हुआ इस फील्ड के अंदर, वर्दी पहन करके एकदम आप हीरो लगते हैं फील्ड के, किस तरीके से आप आए? नरेश जी, एक बड़ी लंबी जर्नी है। 2009 में मैंने दिल्ली जेल सर्विसेज ज्वाइन किया एज असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट, और उससे पहले 2007 में मैंने ग्रेजुएशन की रामजोस कॉलेज से, बैचलर इन आर्ट्स। और इन 2 सालों के दरमियान कुल 6 नौकरियां मैं गवर्नमेंट जॉब की। मैं शुरू से बड़ा स्टूडियस था, पढ़ने के अलावा और चीज़ों की तरफ ध्यान ना देना। 6 नौकरियों के बाद 7वीं जॉब मैंने हासिल की, असिस्टेंट कमांडेंट CRPF, ITBP, आपका दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, SSC CPO, इस तरह की टीचिंग में केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली टीचर मेरा सिलेक्शन हुआ। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को भी एक्सपोज करने का, सोसाइटी को लेकर जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने का। तो मैंने ये सर्विसेज ज्वाइन की। इतना स्ट्रगल रहा, पढ़ाई आपने की? संघर्ष की बात करें तो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ही कंपटीशन की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू किया। पहले मेरा मन था कि पुणे सिम्बायोसिस से मैं MBA करूं, लेकिन उस टाइम इतनी हैवी डोनेशन, मेरी एक सर्विस क्लास फैमिली है, उन लोगों के लिए दे पाना एक बहुत भारी काम था। तो फिर मेरे जो ब्रदर है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेरे फादर साहब भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेरी सिस्टर है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है। तो उन सभी लोगों ने मेरे को इंक्लाइन किया कि हाँ, आप भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखो। पढ़ने में मैं अच्छा था, 2 साल मेहनत की दिन रात, और फिर ये सर्विसेज ज्वाइन की। तो परिवार में पूरा सपोर्ट था आपको कि आप जाइए जो करना है कुछ? जी हाँ, सर्विस क्लास फैमिली है। ऐसा कोई बिजनेस सेटअप के लिए मेरे पास कोई इतना बैकअप नहीं था कि मैं 10-20-50 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस सेट करूं और आगे बढ़ूं। तो ये था कि ठीक है, हाँ, एक कोई अच्छी सी एक रेस्पेक्टेबल मैं जॉब हासिल करूं और आगे अपना जीवन बढ़ाऊं। अब हम बात करते हैं आपके फिल्मी दुनिया की तरफ जाने वाले सफर, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने काफी शोज भी किए हैं, पाकिस्तान पे भी टीमेट चैलेंज शो है। इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर। ये जो शो था ये आपको कैसे मिला और वहाँ पे किस तरीके से आपने
काम किए? जी देखिए नरेश जी, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, और जो दिखता है वो बिकता है। तो कहीं ना कहीं इस शो में आने का या सिल्वर स्क्रीन पे जाने का, फिल्म्स मिलना, गाने मिलना, इनके पीछे बहुत से फैक्टर्स थे। जिसमें पहला फैक्टर मेरी यूनिफॉर्म, दूसरा फैक्टर मेरी फिटनेस, और तीसरा फैक्टर इन दोनों का कोरिलेशन। मैं बहुत से इंटरव्यूज भी करता हूँ, सोशल मीडियाज आप मेरे देखेंगे, काफ़ी यूथ इंस्पायर होता है। तो वही सेम चीज़ जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि मैं ऐसी बैलेंस लाइफ कैसे कर पाता हूँ। तो 2020 में जब 20 मार्च निर्भया के दोषियों को जब फांसी दी, तो उसमें मेरे को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई, उनकी फांसी का जिम्मा दिया। मुझे स्पेशली मंडोली से तिहाड़ ट्रांसफ़र किया। 3 दिन हम लोगों ने पूरी तरह से प्रॉपर उनको वॉच किया। सुबह 5:30 बजे फांसी दी, एग्जीक्यूशन पूरा किया। उसके अंदर कोई लूप होल नज़र नहीं आए। पूरे देश ने देखा, सबने देखा, पसंद आया। उस टाइम से मेरा थोड़ा सा एक सोशल एक्सपोजर ज़्यादा नज़र आया, लोगों का प्यार मिला, मुझे ऑफर्स आने शुरू हो गए। उसी टाइम पर मैंने बॉलीवुड के स्टार हमारे मिस्टर साहिल खान, उनके साथ गलती एक सॉन्ग किया, काफ़ी अच्छा। उसके बाद इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर मैंने शो किया विदु जामवाल और अक्षय कुमार के साथ। अभी भी मैं एक शो कर रहा हूँ प्रिंस नरूला और राहुल देव जी के साथ। 3 फिल्म्स मैंने की, शॉर्ट फिल्म MX प्लेयर पर आप देख सकते हैं। उनसे मुझे बहुत अच्छा पुश मिला। 2 बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स की, एक मुंबई की मर्डर मिस्ट्री क्राइम स्टोरी, एक मुजफ्फरपुर रेप केस नफीसा, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर डेली कुछ ना कुछ चलता रहता है, और जो कुछ अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरी ग्रूमिंग के लिए, सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए ज़रूरी है, तो उनको मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँ। अभी कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि आपसे मिलने के लिए स्पेशली एक डायरेक्टर आए थे मुंबई से, आनंद कुमार। जी वो मिलने के लिए आए थे आपसे, किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना था उनको। जी, जो आनंद कुमार जी आए थे, वो एक बहुत अच्छे रेपुटेड डायरेक्टर हैं। जिला गाजियाबाद, दिल्ली हाइट्स, देसी कट्टे, ऐसी दर्जनों उन्होंने फिल्म बनाई हैं। वो दिल्ली जब भी आते हैं अक्सर मेरे से मिलते हैं, और ऐसा आना उनका कोई स्पेशल नहीं था। वो आते हैं, मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, बात होती है। तो एक वो जनरल मीटिंग थी, बाकी उनका काम प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो अब देखते हैं वो आगे क्या प्रोजेक्ट क्या आपको कोई ऑफर किया उन्होंने प्रोजेक्ट अभी? प्रोजेक्ट वो, हाँ, मेरे लायक वो कहते हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेबल काम लगेगा तो वो मेरे को ज़रूर कहेंगे उससे। सुना था कि कोई बायोपिक बन रही है, उसमें आपको ले रहे हैं। नहीं, बायोपिक का एक उनका थॉट है, एक चीटिंग के ऊपर वो बायोपिक बनाना सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उसमें नहीं है कि उस बायोपिक का मैं एक एज एन आर्टिस्ट में किसी तरह से रोल प्ले करूं। अच्छा, फिल्मी दुनिया से आपका जो लगाव है ये अभी हुआ है 14 के बाद से, जब आप जेल से जुड़े या पुलिस लाइन में एक तरह से आप आए, या फिर पहले से ही आपका इंटरेस्ट था फिल्मों को लेकर? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये तो डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होती रही। फिर मुझे भी लगा कि हाँ, एक ये ग्रूमिंग भी है, सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल भी है, हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। तो सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, अगर मेरा इसमें ग्राफ अच्छा जा रहा है और इसको मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, तो मेरे को ये ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें तो फिल्मी दुनिया के काफ़ी सारे कलाकार आपके परिचित हैं, आपके मित्र हैं, तो कैसा आपका दोस्ताना है इन तमाम फिल्म जगत के लोगों के साथ? हाँ, बॉलीवुड के काफ़ी तकरीबन दर्जनों कलाकार ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया, और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस भी हैं। और बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, कुछ ना कुछ सीखना, उनकी जर्नी के बारे में जानना। मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, वो मुझसे इंस्पायर होते हैं कि इतने बिजी हेक्टिक शेड्यूल के बाद मैं अपनी पर्सनल लाइफ को हैम्पर नहीं होने देता। तो इस तरह की मीटिंग्स हमारी चलती रहती है, कनेक्शंस बनते रहते हैं और लोग जुड़ते रहते हैं। अब आप बात करते हैं हम आपके काम को लेकर के। जेल में आपका लगभग पूरा दिन बीत जाता है, वहां पर कितना मुश्किल होता है काम करना आप जैसे व्यक्ति के लिए? जी, जो जेल है, ये तिहाड़ जेल एशिया का
सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रिजन कॉम्प्लेक्स है, जहाँ तकरीबन 18,000 के आसपास इनमेट्स हैं और चारों तरफ जेल में एक बड़ा अजीब सा, एक नेगेटिव सा ऑरा देखने को मिलता है। जेल में जितने भी इनमेट्स हैं, साधु कोई नहीं है, सब कुछ ना कुछ क्राइम करके आ चुके हैं। पहली बात, वो क्राइम करके आ चुके हैं तो वो एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है। दूसरी बात, फिर उस क्राइम को करने के बाद झूठ बोलना। क्रिमिनल कभी नहीं कहता कि हाँ मैंने चोरी की है, मैंने डकैती की है, मैंने मर्डर किया, मैंने रेप किया। तो इन सब चीज़ों के बीच में और इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स हम एनजीओज के साथ मिलके चलाते हैं, जिससे कि वो जो कैदी जीवन है उनका वो भी सुधर सके, हमें भी जेल को रेगुलेट करने में आसानी हो सके। शुरुआत में जब कोई कैदी आता है जेल में, पहली बार फर्स्ट क्रिमिनल मतलब फर्स्ट टाइमर कोई होता है जो जेल में आता है, उसकी मनोदशा क्या होती है? डर तो काफी लगता ही होगा उसे कि मैं जेल में जा रहा हूँ। क्या उस ऐसे कैदियों से आपकी कोई बात होती है? जेल में आने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, एक हैबिचुअल ऑफेंडर। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसके लिए जेल एक घर है, आना जाना। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि किसी की आज बेल हुई है, एक हफ्ते बाद वो दोबारा आ जाता है। दूसरा, जैसा आपने कहा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर थोड़ा घबराता है, जैसा हम फिल्म्स में देखते हैं सिल्वर स्क्रीन पे कि जेल की अंदर की दुनिया ऐसी होगी वैसी होगी, वहाँ दूसरे कैदी परेशान करेंगे, मारेंगे, जो भी चीज़ें हम देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से बड़ा घबराया हुआ होता है। आते के साथ ही हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। हमारे जेल में वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, वो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। उसको सेग्रीगेट भी रखा जाता है हैबिचुअल ऑफेंडर से, जिससे कि वो किसी को हार्म ना पहुंचा सके या कोई उसको हार्म ना पहुंचाए। ये जो फिल्मों की बात आपने की कि फिल्मों में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जो क्रिमिनल्स आते हैं जेल में उनके साथ मारपीट भी होती है, खासतौर पे फर्स्ट टाइमर्स, उनके साथ मारपीट होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। क्या रियल में ऐसा होता है? जेल में कभी ऐसी शिकायतें आपके पास? नहीं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए तो जेल में मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई एक्टिविटी हो पाती है, क्योंकि वो सेग्रीगेशन है उनका, उनके वार्ड्स अलग हैं, वहाँ कोई रिपीटर नहीं जा सकता, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एक साथ रहते हैं। हाँ, जो पुराने जेल बर्ड्स हैं जो आते जाते रहते हैं, उन लोगों के बीच में इस तरह के क्लैशेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं जेल के अंदर, काफ़ी क्लैशेस हो जाते हैं। कई बार हमने खबरें सुनी हैं ब्लेड्स वगैरह मार दिए, 30 कैदी घायल हो गए। उस सिचुएशन में आप किस तरीके से टैकल करते हैं उस सिचुएशन को? वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। मुझे लगता है कि हाँ, इस सिचुएशन में मेरे को मिनिमम फोर्स यूज करनी है तो मैं फोर्स यूज करके भी उसको कूल डाउन करता हूँ। लगता है कि हाँ बातों से करनी है तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जहाँ हमें ज़रूरत होती है बल का प्रयोग करने की, बल का प्रयोग भी करते हैं। क्या कोई मेडिटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं जेल के अंदर? क्या कोई एनजीओ या कोई और संस्था इस काम के लिए आती है जो इनमेट्स के लिए भी करे काम और जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी काम करे? जी, ये हमारा दुर्भाग्य है। अगर हम स्टाफ की बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगा, जेल में तकरीबन 15 से 20 एनजीओज जो अभी मेरे माइंड में हैं वो आते हैं। सहज योग है, विपाशना है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स 90% सारे इनमेट बेस्ड होते हैं। बल्कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो करेक्शन है इसकी ज़रूरत हमारे स्टाफ को भी है। कहीं ना कहीं एक वो मेंटल प्रेशर में भी है, नेगेटिविटी उसके चारों तरफ भी है। एक एक स्टाफ को 50 मुलजिमों को देखना होता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। तो उसके मेंटल बैलेंस की तरफ भी हमारे प्रशासन को, बड़े अधिकारियों को देखने की ज़रूरत है। तो ये एक सजेशन भी है गवर्नमेंट के लिए? एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक सवाल ये जान दूसरा सजेशन और है उन एनजीओज के लिए आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी इनमेट जब जेल में आता है उसके लिए ह्यूमन राइट भी हैं, उसके लिए कोर्ट्स भी हैं, और भी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, उसकी ट्रायल कोर्ट भी है। तो वो सब लोग उस कैदी के सुधार के लिए जितने भी स्टेप ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे को जो पर्सनली लगा, जो विक्टिम है, जो इनमेट बाहर क्राइम करके आया, तो उसके ऊपर जो बाकी आश्रित थे, जो डिपेंडेंट्स हैं या जो विक्टिम है, वो
पूरी तरह से नेग्लेक्टेड रहते हैं, उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं होता। किसी का अगर कोई बेटा मर गया तो उसके बाद उसके फादर की क्या हालत है, मदर की क्या हालत है, सिस्टर ब्रदर, या कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ की क्या हालत है, बच्चे कैसे हैं, उन सब चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारा ध्यान इनमेट्स के रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और करेक्शन की तरफ। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 जब आया था 2020 के अंदर, लॉकडाउन हुआ था, वो एक बड़ी ही ऐसी सिचुएशन थी कि इससे कोई निपटना कैसे कोई जानता नहीं था। सब लोग सिर्फ कोशिश में लगे हुए थे कैसे ना कैसे इससे हम निकल जाएं बाहर। और जेल के जो ऑफिशियल्स थे उन लोगों के सामने एक अलग चुनौती थी कि इन लोगों, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे कि इन कैदियों को जो है भेजना है बाहर पेरोल पे भी, है ना, उनको फरलो देना, मतलब कुल मिला के जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, तब तक ये लोग बाहर रहें और कोविड का जो पीरियड है वो कैसे ना कैसे निकल जाए। उस सिचुएशन में आपने कैसे टैकल किया, क्योंकि काफ़ी सारे ऑफिशियल्स भी कोविड पॉजिटिव हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था चीज़ों को लेकर। देखिए, जो कोविड की जो प्रोटोकॉल्स थी वो पूरी तरह से हमने पालन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का। जो सुविधाएं मैक्सिमम हमें वो दे सकते थे वो सुविधाएं दी, सैनिटाइजर्स, मास्क, क्योंकि जो जेल है, जेल में डेली इनमेट्स का आना, कोविड में क्या क्राइम नहीं हुआ, क्राइम कोविड में भी हुआ, उस टाइम पर भी जेल में एडमिशन्स होते थे और बहुत से केसेस ऐसे देखने को हमें मिले जो कोरोना पॉजिटिव जेल के अंदर आते थे, हम टेस्ट कराते थे, वो पॉजिटिव निकलते थे। तो उनके लिए हमने अलग से वार्ड, जो आज भी है, आज भी कोई न्यू कमर आता है तो हम उसको हफ्ते 10 दिन तक बिल्कुल अलग रखते हैं बाकी लोगों से, जिससे कि वो ये कम्युनल डिजीज ना फैला सके। तो एक बड़ा चैलेंजिंग सा माहौल था, हमें खुद को भी बचाना था। जैसे सभी लोग परेशान थे, हम भी परेशान थे। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, सिर्फ सावधानी, सुरक्षा ही इसका जो पूरी तरह से बचाव था। तो चीज़ें, लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड की, सैनिटाइज़र, मास्क, बाकी की मेडिकल फैसिलिटीज़, और सबसे पहले एज अ कोरोना वॉरियर हमें वैक्सीन्स लगी, तो इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल किया। अच्छा, बाहर की दुनिया में तो लॉकडाउन के समय काफ़ी बुरा माहौल था, लोग बस जा रहे थे, चले जा रहे थे, कहीं से कहीं जा रहे थे। जेल के अंदर उस समय किस तरीके का माहौल था? क्या डर का माहौल था? क्या कैदियों में भी इस तरीके का डर था? क्या ऑफिशियल्स में भी इस बात का डर था कि कहीं कोई ऐसी अनहोनी, क्योंकि काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हुई हैं, लाखों लोग। हाँ, जेल और कैदी तो अगर हम बात करें 1% भी नहीं है, पूरे देश दुनिया में डर का माहौल था। कोई सर्टेनिटीज़ नहीं थी कब किसको कोरोना हो जाए या कब कोई कोलैप्स कर जाए। तो उस माहौल में कैदी भी और हमारा स्टाफ भी सभी डरे हुए थे। हमारा बहुत सा स्टाफ है वो पॉजिटिव हुआ, उनकी फैमिली पॉजिटिव हुई। बहुत से कैदी ऐसे हैं जो खुद पॉजिटिव हुए, उनकी फैमिलीज बाहर पॉजिटिव थी। डेथेस भी देखने को मिली, स्टाफ में भी मिली और इनमेट्स में भी मिली। तो एक बहुत अलग सा मंजर था, लेकिन शुक्र है वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और लाइफ दोबारा ट्रैक पे आ चुकी है। चलिए, हम अपना भी ट्रैक बदलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। मेरा सवाल ये कि महिलाओं को सुरक्षित किस तरीके से फील करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम काफ़ी खबरें पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ कोई इंसिडेंट हो गया या फिर महिला किसी दुर्घटना, किसी भी तरह की घटना का शिकार हो गई है। तो महिलाओं के लिए कैसी सुरक्षा होनी चाहिए? क्या कोई सजेशन आपके पास है? देखिए, जो गवर्नमेंट की सजेशंस की अगर बात करें, सबसे पहले तो जो महिलाएं हैं उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। क्या सेक्शंस हैं, और कोई भी चीज़ें अगर वो देखते हैं कि एक निप इन द बड हम समझते हैं, किसी कोई सपोज दैट कोई अगर वैगाबॉन्ड किसी लड़की का अगर वो पीछा कर रहा है, वो एक दिन उसको चेस कर रहा है, 2 दिन कर रहा है, अगर वो पहले दिन ही उसको काउंटर करेगी तो शायद वो उसको परेशान करना बंद कर दे। लेकिन अगर वो इस चीज़ को झेलती रहेगी, सहन करती रहेगी, हो सकता है 5वें 6ठे दिन वो उसको किडनैप भी करे, हाँ, या 354 या 76 जैसा मुकदमा भी हमें देखने को मिले। तो मैं कहना चाहूँगा महिलाओं को कि आप सबसे पहले अपने राइट्स को आप पहचानें। बहुत सी कमेटीज़ हैं, थाने के अंदर 0 FIR का प्रोविज़न है। निर्भया केस के बाद आप किसी भी थाने में अपने अगेंस्ट हुए किसी भी क्राइम को लेकर आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, इन गैंगस्टर्स का जिनका मैंने नाम लिया अभी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो काफ़ी कम एज में एक तरह से क्या अपराध की दुनिया में आ गए, 18-18 साल की उम्र में। इनफैक्ट कई तो जुवेनाइल्स भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा हमने देखे कि 18-19 साल की उम्र में जेल चले जाते हैं, उसके बाद वो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद
काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल्स बन जाते हैं, गैंगस्टर्स बन जाते हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए, ऐसे लोगों को समझाने के लिए, ऐसे युवाओं को समझाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे युवाओं को समझाने के लिए सबसे पहले जिम्मेदारी तो मैं कहीं ना कहीं एक मेजर सा रोल है मीडिया का कि इस तरह के क्रिमिनल्स को हीरो ना बनाए। अभी जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड देखा, उसके बाद लॉरेंस को ऐसा नेशनल हीरो बना दिया कि लॉरेंस अगर छींकता भी है तो वो भी न्यूज़ पर आता है। तो ऐसी चीज़ें मीडिया ना करें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए बहुत अच्छा कंटेंट है और दूसरे तरीके का कंटेंट डाल सकते हैं। लॉरेंस की अगर जीवन शैली दिखानी है तो हम दिखा सकते हैं किस हालात में, किस वजह से वो क्राइम की तरफ बढ़ा, इतना क्राइम उसने किया, उसकी दूसरी साइड हम दिखा सकते हैं। उसके अलावा हमारी फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ को देखना चाहिए कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सोसाइटी में हम सभी की जिम्मेदारी है, हम चारों तरफ देखते हैं कि कोई चीज़ गलत है, उसको ऑब्जेक्ट करें। जो मैंने निजी तौर पर अभी देखा पिछले 4 से 5 सालों में, क्राइम का जो ग्राफ है क्राइम का जो ग्राफ है वो 15 से 18 साल की एज के आसपास के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि ये एक व्यक्ति के जीवन की वो अबोध स्थिति है जिसमें उसे ज्ञान नहीं होता और जिस तरफ उसे पुश मिलता है वो उस तरफ बढ़ जाता है। सिद्धू का केस आपने देखा, नीरज खुद जब क्राइम की दुनिया में आया तब वो इस एज ग्रुप में था, टिल्लू इस एज ग्रुप में था। अभी रोहिणी शूटआउट जो आपने देखा, जितेंद्र गोगी वाला, उसके शूटर इस एज ग्रुप के थे। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में शूटआउट आपने देखा, वो तो जुवेनाइल्स। वो भी जुवेनाइल्स थे। तो तकरीबन एक यही एज ग्रुप है, 15, 16, 17, 18। दूसरा इसका एक रीजन एडोलसेंट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाला भी है कि कोई अगर 18 साल से कम उम्र का कोई अगर क्राइम करता है तो वो 3 साल के अंदर छूट जाता है। तो इस एज के अंदर मुझे लगता है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अगर बच्चे को क्राइम की तरफ बढ़ने से रोक पाए तो शायद वो अपने जीवन में आगे बढ़ तो जाए। क्या इसमें क्राइम में भी कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि अगर कोई जुवेनाइल क्रिमिनल है, क्योंकि बीच में मांग भी उठी थी कि अगर कोई जुवेनाइल कोई हीनियस क्राइम करता है, खासतौर पे रेप या फिर कोई एकदम ब्रूटल मर्डर, इस तरीके से कुछ करता है, तो उसको एक एडल्ट ही ट्रीट किया जाना चाहिए। देखिए, हाँ, जो क्लासिफिकेशन है वो क्राइम्स का, वो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई 17 साल 11 महीने 29 दिन का है तो जो बच्चा या जो लड़का क्राइम को अंजाम दे सकता है, तो मेरे हिसाब से उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी इक्वलिटी के साथ जैसे बाकी केसेस में होता है सेम वही रहना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं अब हम। युवाओं के नाम किस तरीके संदेश देना चाहेंगे? ऐसी कौन सी बात है जो आप उन्हें समझाना चाहेंगे, चाहे वो फिटनेस को लेकर के हो या फिर उनके करियर को लेकर के हो? ऐसी कोई आपका कुछ संदेश युवाओं के नाम? हाँ, देखिए, जो हमारा युवा है वो हमारे समाज का दर्पण है और कल हमारा देश किस दिशा में जाएगा वो हमारा युवा ही उसकी दिशा निर्धारित करेगा। तो मैं कहना चाहूँगा सभी युवाओं से कि सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान दें, गलत चीज़ों के सेवन से बचें, एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपने फिर करियर का ध्यान दें, अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, गलत चीज़ों की तरफ डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने समाज को एक नई उन्नति प्रदान करें। जो क्राइम की हम बात कर रहे थे, आसपास कुछ भी ऐसा गलत देखें तो यूथ जो है अपने आप में एक पावर है, उसको वो यूनाइट रखें और ऐसी चीज़ों का विरोध करें और हमारे भारत को एक अच्छा राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर करें। आप हमारे राजनीति.com पोर्टल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा राजनीति.com के जो फाउंडर हैं मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल और मोहित क्वात्रा जी को। ये उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक बहुत अच्छी पहल है अपने चैनल के माध्यम से विचारों को आदान प्रदान करने का। समाज में जो एक कॉमन मैन है वो किस तरह से रहता है, क्या परेशानियां हैं और किस तरह से समाज को हम बेहतर बना सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि इस पोर्टल पर आएं और समाज को एक नई दिशा, एक नई गति प्रदान करने के लिए उनके जो विचार हैं, जो सुझाव हैं,
वो इस पोर्टल के माध्यम से जरूर शेयर करें। चलिए, तो ये थे दीपक शर्मा जो कि जेलर हैं और एएसपी हैं इस वक्त मंडोली जेल में। अगले एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी नरेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।